हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है इसमें बेसिकली हम करते क्या है कि हम एनर्जी का इंटर कन्वर्जन पढ़ते हैं। मतलब वहाँ पे देखेंगे हम कि कैसे केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करते हैं और कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में करते हैं। इस पार्ट पूरे चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे केमिकल रिएक्शन होती है और उस केमिकल रिएक्शन के होने की वजह से जो रिलीज्ड एनर्जी होती है उस रिलीज्ड एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। साथ में ये भी देखेंगे कि कैसे एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को, मतलब एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जो कि अपने आप ना हो, उसमें बाहर से हम करंट पास कराते हैं और करंट के पास कराने पर यानी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं। और जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं तो उस केस में एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में कन्वर्ट होती है, यानी एक केमिकल रिएक्शन होती है। तो यही मैंने लिखा हुआ है कि इस चैप्टर में कि स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी इनटू ईच अदर। तो ये जो पूरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें इसी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा जो पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है इसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक जिसको बोलते हो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बहुत जगह गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल भी लिखा हुआ होता है, और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और फिर तीसरा जो पार्ट होता है वो आपका होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो उस पूरे चैप्टर को, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, इसको 3 हिस्सों में बांट करके हम पढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला आपसे कि पहला जो होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा जिसको बोला मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और तीसरा जो होता है वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो इन तीनों के बारे में पहले थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद बहुत डिटेल में इस चैप्टर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले मैंने बोला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो केमिकल एनर्जी होती है उसका कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है। मतलब जैसे केमिकल रिएक्शन होगी और उस केमिकल रिएक्शन से कुछ एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो उस रिलीज्ड एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हमारे काम के हैं और उसको आपको ध्यान देना चाहिए। बेसिकली अगर मान लो कोई केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे मैंने बोला आपसे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल रिएक्शन होती है और उस एनर्जी, मतलब वहाँ एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। तो अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी तो हर एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हम बोलते हैं डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0, यानी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए डेल्टा जी की वैल्यू 0 से छोटी होती है। दूसरा पॉइंट कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसमें एनोड वो सिरा होता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एनोड वो होता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ लिख रहा हूँ ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। अगला पॉइंट कि ये अभी फ़िलहाल नोट करने वाला पॉइंट है, बाकी जो है मतलब इसको बहुत डिटेल में देखेंगे भी हम। एनोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। एनोड जो होता है वो इन जनरली पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इसका जस्ट उल्टा एनोड जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। कैसे होता है इसको देखेंगे हम लोग। यानी इन जनरली अगर बात करें तो एनोड वो सिरा होता है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है या गैल्वेनिक सेल होता है वहाँ पे जो एनोड होता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, और साथ में जो एनोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। यानी जो आप उसमें इलेक्ट्रोड यूज़ करते हो एज ए एनोड, वो नेगेटिवली, मतलब वो सिरा जो होता है वो नेगेटिव मतलब चार्ज्ड होता है। दूसरा पॉइंट, अगर बात हम करें कैथोड की, तो एट कैथोड आप बोलते हो रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को मैं लिख रहा हूँ, कैथोड वो सिरा होता है जहाँ पे रिडक्शन होता है, रिडक्शन टेक्स प्लेस, रिडक्शन टेक्स प्लेस। और जो कैथोड होता है, इन जनरली तो हम बात करते हैं जब कैथोड की तो बोलते हैं कि वो जो कैथोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज सिरा होता है, लेकिन यहाँ पे जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात करते हैं तो कैथोड वो सिरा होता है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। यानी एट एनोड ऑक्सीडेशन होता है, एट कैथोड रिडक्शन होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के केस में एनोड वो सिरा होता है जो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है और कैथोड वो सिरा होता है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। तो एक बेसिक आइडिया हमको लग गया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होता क्या है। तो आप सिंपल ये बोलोगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल रिएक्शन होती है और उस केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और बाकी ये पॉइंट्स कि अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, यानी कोई भी प्रोसेस अगर वो केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है, तो
तो अगर वो केमिकल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो उसके डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 होती है। अगला जो हमारे पास इसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दूसरा हिस्सा होता है, दूसरा पार्ट होता है, वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो अगला पार्ट जो है हमारे पास वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले एक काम करते हैं। बेसिकली हमने क्या किया, एक कंटेनर बनाया और एक कंटेनर बनाने के बाद यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड को हमने इसके अंदर डिप कर दिया। पूछा जाए इलेक्ट्रोड क्या है, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रोड का मतलब ये होता है कि कोई भी मेटल या नॉन मेटल की रॉड। अगर सिंपल लैंग्वेज में पूछा जाए कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो आप ये बोलोगे कि इलेक्ट्रोड का मतलब कोई भी मेटल या नॉन मेटल की रॉड जिसको किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर हमने रखा हुआ है। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें केटायंस या एनायंस प्रेजेंट होते हैं। इसके बारे में बहुत कुछ देखेंगे आगे हम लोग डिटेल में। तो यहाँ पे हमने एक कंटेनर बनाया और इस कंटेनर के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड्स को डिप कर दिया है और इन दोनों इलेक्ट्रोड को डिप करने के बाद बाहर से हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया है और बाकी इसके अंदर हमने फ़िलहाल NaCl ले रखा है जो कि मोल्टेन फॉर्म में है। हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर हमने NaCl मोल्टेन फॉर्म में लिया है। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ NaCl बोल रहा हूँ, बाकी हम पानी वगैरह के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो इस कंटेनर के अंदर हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड लिया और उन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने डिप कर दिया और इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी के साथ जोड़ दिया। बैटरी का पॉजिटिव सिरा ये वाला, ये इसको पॉजिटिवली चार्ज कर देगा, ये नेगेटिव सिरा इसको नेगेटिवली चार्ज कर देगा। और इस कंटेनर के अंदर हमने सिर्फ सोडियम क्लोराइड ले रखा है जो मोल्टेन फॉर्म में है। तो आप ये बोलोगे कि अगर सोडियम क्लोराइड है मोल्टेन फॉर्म में, इसका मतलब ये हुआ है कि ये Na+ लिक्विड और साथ में Cl- लिक्विड के फॉर्म में होगा। अब अगर मान लो कि इसमें आप करंट पास करा रहे हो, यहाँ पे इस बैटरी को अगर आपने कनेक्ट करने के बाद अगर करंट इसमें पास कराते हो, तो होगा क्या कि ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है वो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन पॉजिटिव सिरे की तरफ भागेगा, यानी इस पॉजिटिव सिरे की तरफ ये नेगेटिवली चार्ज्ड आयन भागेगा, ठीक। और जो Na+ आयन है, ये जो Na+ आयन है वो Na+ इस नेगेटिव सिरे की तरफ भागेगा और जब भागेगा तो एक केमिकल रिएक्शन होगी और वो रिएक्शन कुछ ऐसी होगी कि जो Na+ आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट होगा Na में और वो सोडियम इसके ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा। दूसरा कि अगर क्लोराइड आयन जो कि इस पॉजिटिव सिरे की तरफ भाग रहा था, क्लोराइड आयन जो कि पॉजिटिव सिरे की तरफ भाग रहा था, वो क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो कन्वर्ट होगा हाफ Cl2 में, क्योंकि क्लोरीन मोनोएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता नहीं है। तो वो बेसिकली क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और हाफ Cl2 में कन्वर्ट होगा और इसको बोलोगे आप रिडक्शन। ये जो प्रोसेस है जिसमें सोडियम Na+ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे आप बोलोगे रिडक्शन हो रहा है। और बाकी ये जो सिरा है जहाँ पे क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो हाफ Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है, इसको बोलोगे ये प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन। और हमेशा ये पॉइंट याद रखना, चाहे वो किसी टाइप का सेल हो, रिडक्शन जहाँ पे होता है वो इलेक्ट्रोड कैथोड बोला जाता है। जहाँ पे रिडक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, कैथोड। और जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है उस सिरे को हम बोलते हैं क्या, एनोड। तो यहाँ पे हमको ये समझ में आ रहा है, इस कंटेनर लिया हमने और इस कंटेनर के अंदर हमने मोल्टेन NaCl ले रखा है, यानी Na+Cl- आयन सॉल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट है। अब इसमें बाहर से बैटरी को कनेक्ट करने के बाद जब इसमें हम करंट पास कराएंगे तो क्लोराइड आयन, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव सिरे की तरफ भागेगा और वहाँ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और उसका ऑक्सीडेशन होगा और वो हाफ Cl2 में कन्वर्ट होगा। साथ में Na+ आयन जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो नेगेटिव सिरे की तरफ भागेगा और Na+ आयन अगर नेगेटिव सिरे की तरफ भागेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम में क्या होगा, डिपॉजिट होगा। अब इसमें एक बड़ी मज़ेदार चीज़ देखो आप, जैसे हम ये बोलते हैं कि सोडियम जो होता है उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देना चाहता है ताकि वो स्टेबल कन्फिग्रेशन को अचीव कर पाए। साथ में क्लोरीन जो है उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है और वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है जिससे कि वो स्टेबल कन्फिग्रेशन को अचीव कर पाए। यहाँ पे तो सोडियम Na+ के फॉर्म में है और यहाँ Cl- आयन के फॉर्म में है, यानी ये दोनों ही अपने आप में स्टेबल है। तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा और ना ही ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाहेगा, यानी ये दोनों ही प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है।
और अगर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा तो उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन ज़ीरो। हर एक ऐसे प्रोसेस जिसके लिए बोले कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है तो आप बोलोगे डेल्टा जी की वैल्यू उसके लिए ग्रेटर देन ज़ीरो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाया जाता है। और कैसे बनाया जाता है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी हमको ये पॉइंट समझ में आ गया कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में होता है, केमिकल एनर्जी में होता है। दूसरा पॉइंट फिर से वही चीज़ कि कैथोड वो सिरा होता है जहाँ पे रिडक्शन होता है, एनोड वो सिरा होता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। और यहाँ पे एक चीज़ काम की हमारे ये है कि एनोड वो सिरा है जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है। यानी इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो होता है उसमें एनोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो कैथोड होता है वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। तो यानी एक बेसिक आइडिया हमको लग गया ये कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में होता है, साथ में ऑक्सीडेशन जहाँ पे होता है वो एनोड, और एनोड पे चार्ज पॉजिटिव होता है, जहाँ पे रिडक्शन होता है वो होता है कैथोड, और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और हर एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये एक बेसिक आइडिया हमको लगा, इसके बारे में बहुत कुछ देखेंगे हम लोग। तो अब अगला जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, जो तीसरा हिस्सा जिसको हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में क्या पढ़ते हैं हम, तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में हम आयंस के मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस होता है थर्ड पार्ट, उसमें आयंस के मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो इसको बहुत जो है मतलब डिटेल में हम लोग चैप्टर में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमको ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है क्या है, फिर उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया और किस किस तरीके से हमको चीज़ों को पढ़ना है। अब हम बात करते हैं सबसे पहला हेडिंग जो हम लोगों ने डाला था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो उसके बारे में ज़रा हमको बहुत डिटेल में देखना है और इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है उसको भी हमको देखना है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो आप मेरे साथ में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का आइडिया कहाँ से आया, ज़रा इसके बारे में ज़रा एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इस पॉइंट को मैं लिख रहा हूँ मैं कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का आइडिया कहाँ से आया। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं इंट्रोडक्शन। अब इसको आप समझना, और ये है काम की चीज़ आपके लिए। जैसे इसका कॉन्सेप्ट यहाँ से है, कंटेनर लिया गया और इस कंटेनर के अंदर कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया गया। एक कंटेनर लिया गया और इस कंटेनर के अंदर कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया गया। साथ में इस कॉपर सल्फेट की मोलरिटी 1 मोलर ली गई। आप कोई और कॉन्सेंट्रेशन भी ले सकते हो, लेकिन उसके इसमें कंडीशंस थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। तो फिलहाल मैं स्टैंडर्ड कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूँ, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे भी कि क्यों 1 मोलर लिया गया है। तो एक कंटेनर लिया है और इस कंटेनर के अंदर एक्वस सॉल्यूशन यानी कॉपर सल्फेट को पानी के अंदर मिला दिया गया, जिस कॉपर सल्फेट की मोलरिटी 1 के बराबर, और साथ में इसके अंदर जिंक की रॉड को डिप कर दिया गया। यहाँ पे हमने यहाँ जिंक की रॉड को डिप कर दिया है। अब जिंक की रॉड को जब कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप किया गया तो वहाँ पे 2-3 ऑब्जर्वेशन देखी गई, 2-3 चीज़ें वहाँ ऑब्ज़र्व की गई। पहला ये देखा गया, कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया गया, उसके बाद ये देखा गया कि ये जो जिंक की रॉड थी इसकी जो चौड़ाई थी वो कम हो गई। जिंक की रॉड की चौड़ाई कम होने के साथ साथ यहाँ पे नीचे जो वेसल है इसका टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है मतलब हीट का ट्रांसफ़र हुआ है। और साथ में जो कॉपर सल्फेट का यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन था, उस कॉपर सल्फेट में जो Cu+2 आयन है वो कॉपर +2 आयन नीचे इस वेसल के नीचे डिपॉजिट होते गया। यानी इसका मतलब ये कि इसमें 3 ऑब्जर्वेशन को देखा गया। तो यहाँ पे इस पॉइंट को मैं लिख रहा हूँ मैं कि व्हेन
zinc rod, when zinc rod is dipped into CuSO4 aqueous solution, CuSO4 solution. पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, जिंक रॉड get dissolved in solution. दूसरा, Cu solid is precipitated, copper solid is precipitated. और तीसरा, solution becomes hot. ठीक। यानी इसमें जब जिंक की रॉड को कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप किया गया तो यहाँ पे तीन चीज़ें ऑब्जर्व की गई। पहला कि ये जो जिंक की रॉड थी इसकी विड्थ यानी चौड़ाई इसकी कम होती गई। दूसरा कि जो Cu+2 आयन है यहाँ पे कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन को अगर आप लोगे इस कंटेनर के अंदर तो ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये Cu+2 आयन और सल्फेट आयन के फॉर्म में होगा। तो कुछ देर के बाद ये देखा गया कि जो Cu+2 आयन है वो मतलब Cu यानी कॉपर सॉलिड के फॉर्म में नीचे डिपॉजिट होने लगा। और साथ में इस जो वेसल है, ये जो बर्तन है, इसका जो बॉटम है इसका टेम्परेचर बढ़ने लगा, मतलब इसको कहीं से हीट मिलने लगी। तो वही 3 पॉइंट्स मैंने लिखा हुआ है कि जिंक रॉड गेट डिजॉल्व्ड इन सॉल्यूशन, दूसरा कि Cu सॉलिड इज प्रेसिपिटेटेड, और तीसरा सॉल्यूशन बिकम्स हॉट। अब इन तीनों ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद ये सोचा गया कि ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से जो है मतलब ये तीन चीज़ें हमने ऑब्ज़र्व की है। तो वहाँ पे ये बोला गया कि ज़रूर अगर जिंक जो है सॉल्यूशन के अंदर डिपॉजिट हो रहा है, यानी सॉल्यूशन के अंदर अगर डिज़ोल्व हो रहा है जिंक, तो वो तभी होगा जब जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो उसके बेसिस पे ये बोला गया कि एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रही, और वो रिडॉक्स रिएक्शन कुछ ऐसी हो रही है कि जिंक है वो कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है और खुद कन्वर्ट हो रहा है ZnSO4 एक्वस और साथ में कॉपर सॉलिड। मतलब यहाँ पे उन्होंने ये मतलब जो भी जिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में जिसने भी सोचा है उसने ये बोला कि ज़रूर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है और उस केमिकल रिएक्शन में जिंक जो है वो CuSO4 के एक्वस सॉल्यूशन में से कॉपर+2 को डिस्प्लेस कर रहा है और खुद जिंक सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है। और यहाँ पे Cu+2 आयन जो है वो मतलब सॉलिड के फॉर्म में क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। तो यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन के बारे में सोचा गया। और उसमें एक चीज़ देखो आप, यहाँ पे अगर जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो 0, और बाकी सल्फेट आयन पे चार्ज -2 यानी कॉपर पे चार्ज +2, और यहाँ पे जिंक पे चार्ज +2 होगा और कॉपर पे चार्ज 0, यानी जिंक 0 से +2 में जा रहा है, यानी जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर +2 जो है वो कॉपर 0 में जा रहा है, यानी इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यानी एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और इसको क्या बोलते हैं हम, रिडॉक्स रिएक्शन। इसको बोलते हो आप क्या, रिडॉक्स रिएक्शन। और क्योंकि वेसल का टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी इसका मतलब इस रिएक्शन का जो नेचर होगा वो एक्सोथर्मिक होगा, यानी हीट इसमें क्या होगी, रिलीज होगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें ये सोचा गया कि अगर जिंक की रॉड को कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप किया गया और डिप किए जाने के बाद ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन आ रहा है, तो ये इस केमिकल रिएक्शन की वजह से आ रहा होगा, जो केमिकल रिएक्शन का नेचर एक्सोथर्मिक होगा, और इस रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से ऐसा ऑब्जर्वेशन आ रहा है। अब इसमें साइंटिस्टों ने सोचा कि अगर जिंक की रॉड को कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व किया और अपने आप हीट रिलीज़ हो रही है, तो क्यों ना इस रिलीज्ड हीट को, इस रिलीज्ड एनर्जी को यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए। और वहाँ से कॉन्सेप्ट आया किसका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। तो इसमें इस पॉइंट को भी मैं लिख दे रहा हूँ कि दिस रिलीज्ड chemical energy can be converted into
यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वहाँ से कॉन्सेप्ट किसका आया है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का।